सलमान, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगी कि आप पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जिस एरिया से ताल्लुक़ है वहाँ पर क्या पोजीशन थी, आपने किन एरियाज़ को विज़िट किया और अब आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं सर की बात थोड़ा सा सेकंड करूँगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। सर ने प्लानिंग की बात की ना, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। यानी हर 4-5 साल बाद ये चीज़ होती है, लोग डूबते हैं, फिर तबाह होते हैं, फिर इस तरह से इमदाद के सिलसिले होते हैं, फिर लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, फिर हर 4-5 साल बाद वही साइकिल रिपीट हो रहा होता है। और मेरी कन्वर्सेशन रही कुछ लोगों से कि आप लोग अब खैमा बस्ती में रह रहे हैं, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा वहीं जाएंगे जहाँ हमारी ज़मीन है, जहाँ हम डूबे थे। वो मोहब्बत तो अपने इलाके से ही है ना, और जाना तो वहीं है। डेफिनेटली मैंने कहा लेकिन इसकी कॉस्ट आप वो उन्होंने यही बात की कि हमारे वालिदैन, हमारे दादा सब वहीं पैदा हुए, हम जगह को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी वहाँ क्रॉप्स हैं, हमारी वहाँ खेती बाड़ी होती है। तो मैंने कहा ये तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं। उनकी वजह से तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ हासिल करते हैं डेफिनेटली, जो वो उगाते हैं। लेकिन उसका अल्टीमेट उनको एक प्लान तो चाहिए होगा ना, या क्या उनकी नस्लें इसी तरह डूबती रहेंगी फिर आती रहेंगी, तो वो ना वो तरक्की करेंगे ना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट को भी इंडिविजुअली उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, या हम लोग मिलकर अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा अपने प्लानिंग को चेंज करें, उन जगहों को सेल आउट करें, कम कॉस्ट पे करें। यहाँ आकर थोड़ी सी मुश्किल आप गुजार लें, इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। जब आपको 4-5 साल बाद इस तरह का डिज़ास्टर नहीं फेस करना पड़ेगा तो आप ग्रो करेंगे। अच्छा, मेरा ताल्लुक बेसिकली खैरपुर से है, लेकिन मैं 10-12-15 साल से यहीं कराची में मुकीम हूँ। खैरपुर भी जाना हुआ और दीगर इलाकों में भी जाना हुआ। खैरपुर में सिटी तो ऑलमोस्ट चूँकि थोड़े से हाइट पर भी होते हैं और प्लानिंग भी होती है, पक्के मकानात होते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन जो आसपास के इलाके, जो खैरपुर की तहसीलें थीं, कब्बट, ठरी, मीरवा और जितनी भी 7-8 तहसीलें हैं, तमाम की तमाम जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, उनके शहर डिस्टर्ब हुए हैं। और सबसे अहम डिज़ास्टर जो खैरपुर वालों के लिए हुआ वो ये हुआ कि जो खजूर की फसल वहाँ लगती थी, यानी बहुत बड़ा एक तादाद जो खजूर का पाकिस्तान में होता है, मेरे ख्याल है कुछ 70% खैरपुर रीजन और सक्खर रीजन में होता है। वो हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। एक्सपोर्ट भी होता है, डेफिनेटली एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। वो ऑलमोस्ट 100% ख़त्म हो गया। यानी बारिश उस वक्त हुई जब जो खजूर है वो दरख्त पर हल्की सी पकी हुई थी और कुछ रीजन्स में पकाकर उन्होंने सुखाने के लिए बिछाई हुई थी। यानी हमारे ज़ाहिर बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब खजूर का काम करते हैं, तो उनसे कन्वर्सेशन रही। उन्होंने कहा कि 2% मार्केट में माल आया है और वो भी ऐसा है कि खाने जैसा नहीं है। वो या तो बकरियां खाएंगी, जानवर खाएंगे, या बस इधर उधर हो जाएगा। कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं आपको बताऊं, ये उनकी पूरी इकोनॉमी इस पे सर्कुलेट करती है। यानी एक किसान ने कर्ज लिया हुआ आता है, इस फसल उतरेगी तो मैं आपका भी कर्ज चुकाऊंगा, उसका जिसको उसने माल सप्लाई करना होता है, और जहाँ से वो 6 महीने उधार पे ग्रॉसरी ले रहा होता है उसका भी उसने कर्ज देना होता है। यानी वो पिछला कर्ज भी नहीं चुका पाया, और उसने जो एडवांस लिया था अपने रिटेलर से जिनको वो देते हैं उनसे, उसका कर्ज ही हो गया। और नेक्स्ट उसने जो 1-1.5 साल 2 साल बगैर फसल के उसने गुजारा करना है, तो बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत बड़ी तकलीफ है और अनबियरेबल है हमारे लिए भी, उनके लिए भी। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। आप तो सिर्फ खैरपुर की बात कर रहे हैं ना, जो एक फसल की आपने बात बताई है, लेकिन अगर आप पूरे इंटीरियर सिंध को देखें, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, तो बेशुमार और किसानों को जो नुकसानात हुए हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा। चावल की फसल, अब गंदम की फसल भी बहुत सारे इलाकों में नहीं लग पाएगी। अक्टूबर नवंबर में फसल लगती है, लेकिन वो भी चांसेस नहीं है कि 70% इलाकों में लग पाए। और अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनन हेल्थ के इश्यूज आहिस्ता बस अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, और जो काम आप लोग कर रहे हैं, आपकी तरह दीगर नौजवान हमारे यकीनन काबिल फ़ख्र हैं आप लोग, जो जाकर उन तमाम जगहों पे देख रहे हैं, जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है अभी रुकना नहीं चाहिए, ये बड़ा एक तवील सफ़र है जो जारी रहेगा। सलमान, ये बताइए कि इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर आपने काम किया है, क्या आप समझते हैं कि वो तसल्ली बख्श हैं, या कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जिस पे अभी हमें मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत अच्छा और अहम सवाल है। इसमें देखिए, तसल्ली करनी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सर ने होप की बात की, सर ने नौजवानों में होप की बात की कि नौजवानों से एक होप नज़र आती है मुझे। मैं चूँकि 2-3 महीने से फील्ड में ही हूँ, ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी करता रहता हूँ, तो इससे थोड़ा सा एक कनेक्ट, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये कि हम सांगड़ में एक मेडिकल कैंप लगा के वापस कराची आ रहे थे, तो रोड ऑलमोस्ट पानी के लेवल पे था, दोनों साइड पानी था और बीच में रोड था। तो एक जगह हम देखा कि रुके और बच्चे कुछ खेल रहे हैं पानी के किनारे, लेफ्ट पर और राइट पर कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई है रोड पर ही।
और वो अपना सामान लपेट के जा रहे हैं। तो मैंने साइड पे गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि भाई क्या मामला। पहले तो बच्चों के पास गया, बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं थी, फटे हुए कपड़े थे, लेकिन खेल रहे थे, मोबाइल से वीडियो भी बनाई, हंसी थे, खुशी थे। कहाँ है आपके घर? मैंने कहा आपके घर कहाँ थे पहले? उसने इशारा किया, वो पानी में डूबे हुए थे, छतें नज़र आ रही थी। कह रहे वो हंसते हुए बताया वो हमारे घर थे। मैंने कहा अब आप कहाँ रहते हो? कह रही जो रोड पर हमारे घर बने हुए, जो कि अब सिमट रहे थे क्योंकि पानी लेवल पर आ गया था और मज़ीद रोड पर आना था। तो उनसे भी ज़रा बच्चों से भी गपशप की, बड़े खुश और मुतमईन थे। फिर उनके बड़ों के पास में गया, मैंने कहा क्या मामला है? कह रहे रात को मैंने चेक किया था ना, निशान लगाया था तो 1 फुट पानी नीचे था रोड से, सुबह में उठा तो पानी लेवल पे आ गया, अब यहाँ से हम समेट कर आगे जा रहे हैं। तो उनमें मुझे कहीं मायूसी नज़र नहीं आई, कहीं डिप्रेशन नज़र नहीं आया, कहीं नाशुक्री नज़र नहीं आई, कहीं ये उनका मुझे तासुर नहीं मिला कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है या मुझसे कुछ मांग रहे। कोई किसी किस्म का शकवा उन्होंने नहीं किया और कह रहे कि बस ये हम छोटी सी कार्ट थी उस पर सामान रख के वो जा रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने ऐसी हमें हौसला और जिगर दिया है, या हमारे बड़ों ने ऐसी तरबियत की है कि कितने डिज़ास्टर पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसी कि ना वो उसको फील करती है, ना वो मतलब काम हो गया और बस निमट जाता है मामला। बस वो आगे के सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है और हमें हमारे रब ने क्या पैगाम दिया है। बिल्कुल, यानी उसमें बहुत अच्छी दूसरी पॉजिटिव साइन जो मुझे नज़र आई वो ये कि छोटे छोटे इलाकों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिविजुअली खैमा बस्तियाँ लगाईं। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने स्कूल कायम किए, यानी बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं खैमा बस्तियों में, वो छोटा सा एक खैमा मुख्तस कर दिया कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। और एक वॉलंटियर, बाकायदा वॉलंटियर्स आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बच्चियाँ आ रही हैं कि उनको हम ये केयर टेक कर लेंगे। पूरा एक बेहतरीन माहौल बना हुआ है, किसी ने खेलों का सामान दे दिया। यानी ऐसी बस्तियाँ मैंने विजिट की। मैं ये चाह रहा था कि मैं एक दिन मैंने स्टे किया तो मैं 3 दिन उस बस्ती में, उस खैमे में गुजारूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत उन्होंने एनवायर बनाया था। एक तरफ किचन है, खाने के टाइम पे खाना सब मिलके खा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ये पॉजिटिव साइंस हैं जो कि जिस मुश्किल हालात में भी अल्लाह ने हमें रखा, या हम खुद किसी वजह से उसका शिकार हुए, मुतमईन भी हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसको फेस कर लेंगे और इंशाल्लाह आगे इसको कीप कंटिन्यू करेंगे। अच्छी बात की आपने सलमान। हम ये तो कह सकते हैं कि मुश्किलात तो ज़ाहिर है कि आ जाती हैं, हमें नहीं पता होता, और कभी कभी वो आजमाइश की सूरत में भी आ जाती हैं, लेकिन उसका हल हमें पता होना चाहिए। और मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो उस वक्त जो आप लोग देख रहे थे उसको आप लोगों ने एड्रेस किया, अपनी तरफ से कोशिश की। प्रेजेंटली आप क्या फ़ील करते हैं कि अभी फ़ौरी तौर पे किन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें वहाँ तक पहुँचानी चाहिए उन लोगों तक, और जो इदारे इमदाद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, क्या वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं या वहाँ पर कुछ अफरा तफरी है, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो मामला है वो ऑलमोस्ट रेस्क्यू तो निमट चुका है। इस वक्त रिलीफ की सरगर्मियाँ वहाँ पर हो रही हैं, जिसमें कुक फूड पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब इस पोजीशन पर हैं कि वो खुद से पका सकते हैं, खा सकते हैं। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशंस लोग कर रहे हैं जिसकी नीड भी है, और ऑलमोस्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी के पास खाने पीने के लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अब जो सिनेरियो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएगा। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो वो अपने अपने जो जहाँ रहते थे वहीं पर वापस जाएंगे। उनको डेफिनेटली अपने घरों को रीबिल्ड करने की ज़रूरत होगी, उनको मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो भी बिल्डिंग मटेरियल होता है वो रिक्वायर्ड होगा, और जो भी घर की अशिया होती हैं उनकी उनको नीड होगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है जहाँ आपने कोऑर्डिनेशन की बात की, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी तो है, यानी बहुत ज़्यादा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये है कि उसके ना होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगी और काम एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है हर इदारे की अपनी तरजीहात हैं, हर इदारे का अपना डिसिप्लिन, SOP और TORs हैं। ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और हर किसी को एक एरिया और एक टास्क दे दे। कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो इस तरह हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या पाक आर्मी या पाक रेंजर्स ने अपने कोर में बिठाकर उनको मीटिंग की कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन, आप ये वाली तहसील ले लें, आप ये वाली तहसील ले लें और आप ये वाला एक अच्छा एरिया ले लें। तो उसमें रिपीटेशन नहीं हुई और ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड होकर एक एरिया में काम कर रही हैं। उससे हुआ ये कि उनका फोकस रहा और काम की क्वालिटी और क्वांटिटी में काफ़ी बेहतरी आई है। तो अब डेफिनेटली अब रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाएगी, 3-4 साल लगेंगे कि लोग अपनी जगह पर आएँ। इस वक्त हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ फेस करने को आ रहे हैं क्योंकि पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ है। मैंने काफ़ी जगह विज़िट किए तो मच्छर, मैंने ज़िंदगी में ऐसे मच्छर नहीं देखे जो मैंने देखे। लिटरली आधे इंच के मच्छर हैं। वो मच्छर तो नहीं लग रहे थे, वो कुछ और लग रहा था। एक सीन हमने रिकॉर्ड करना था एक स्कूल में, स्कूल पानी में डूबा हुआ था। उस सीन को जिस तरह का था कि हमने स्कूल को और तालीम को ज़रा डिस्टर्ब दिखाना था, तो
जो पेज होता है पेपर किताब का, वो हमने पानी में ज़रा डुबाया और उसको हम ले रहे थे कि स्कूल डूब रहा है और पेपर डूब रहे हैं और बैग डूब रहा है। अब वो सारे कैमरा को क्लोज करना था पानी से। अब इतने बड़े बड़े मच्छर थे कि वो हाथों पे कपड़ा बांध कर और बहुत मुश्किल से हमने सीन रिकॉर्ड किया। हत्ता कि रानीपुर में मैं था, शायद बाईपास पर ही एक एटीएम करने गया, एटीएम मशीन के अंदर बड़े बड़े मच्छर, स्क्रीन पर मच्छर, बटन्स पर मच्छर बैठे हुए थे। अब जाहिर है पैसों की नीड थी, यलगार थी, मतलब बहुत बुरी सूरत हाल थी। अल्लाह ने बचाया, कोई डेंगू नहीं, कोई बुखार इस तरह का नहीं हुआ। ये वो जज्बा है जो आप लोग खिदमत के लिए गए हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमा रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े मच्छर, बहुत सारे मच्छरों ने काटा होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला थोड़ा बहुत जो काम ले रहा है वो फर्दर लेना चाहता है, और इसमें इनको और भी जो हमारे यंग यूथ हैं उनको काम करना चाहिए, कर भी रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं यंग को, लेकिन यूथ को, लेकिन इसमें असल अप्रिसिएशन आप लोगों की है, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग जिसमें हर फील्ड के लोग हैं, सुहेल साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, मीडिया है, पीटीवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि उसने एक अलग ट्रांसमिशन इसके लिए लॉन्च की। आप यकीन करिए इसका मकसद भी यही है कि हम वो तमाम हालात के साथ साथ ये बता सकें कि अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस या वो लोग जो इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं वो उसको सुनकर देख कर फिर आगे बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है पीटीवी का, और हमेशा से ही रहा है कि एजुकेट करते हैं और तमाम चीज़ों को जिस तरह से जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको वैसे ही बताते हैं। इसमें आपने नीट की बात की, नीट में रिहेबिलिटेशन में उनके घरों की तामीर के साथ साथ स्कूल की तामीर और मसाजिद मदारिस की तामीर तो है अपनी जगह पर, लेकिन एक बहुत अच्छा काम जो कि करना चाहिए वो ये कि फसलें तबाह हुई हैं। जो 10, 12, 15 एकड़ जिसकी ज़मीन थी, ज़्यादा बड़ा ज़मींदार था, उसकी डेफिनेटली सेविंग्स भी होंगी, उसका अपना बैकअप होता है। लेकिन जिनकी छोटी ज़मीन है, निस्बतन 1, 2, 3 एकड़ वाले ज़मींदार हैं, वो निस्बतन चलते ही कह लीजिए कि आप उधार पर हैं, वो उधार लेकर सारे काम को कर रहे होते हैं, तो उनको स्टेबल करने के लिए काम करना होगा। एक इदारे से हमारा बात चल रही है, बल्कि कंटिन्यू है। तो 1 एकड़ पे जो कॉस्ट आ रही है 25 से 26 हज़ार आ रही है एक फसल को तैयार होने में। अच्छा। अगर एक किसान को 50 हज़ार दे दें और इसकी 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो इससे इतना स्टेबल हो जाएगा कि जो एक फसल का साइकिल है 3 से 4 महीने का, गंदम का या चावल का, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा, अपने नुकसान को भी थोड़ा बहुत पूरा कर सकता है, आगे भी रिकवर कर सकता है। तो हमने रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जो किसान निचले तबके के हैं, वो पिसे हैं, उनको हम इस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप चूँकि वो तमाम चीज़ें कवर भी कर रहे हैं और आप उसको सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स जैसे आपने हमसे शेयर किया, आपने क्या सोशल मीडिया पे भी शेयर किए हैं? जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे साहिब हैसियत हैं जो ये खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है, एक फसल अगर तैयार करने के लिए मैं 25 या 50 हज़ार दे सकता हूँ, तो मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा आप जो है जी बिल्कुल, मैंने आपसे स्टार्ट में तस्करा किया कि मेरा काम सोशल वर्क के साथ साथ मीडिया प्रोडक्शंस का भी है। मैंने इतने छोटे छोटे से एंगल्स क्रिएट किए हैं जो कि और लोगों ने भी डेफिनेटली नोटिस किया होगा, लेकिन ये एंगल को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जो एग्रीकल्चर वाला है। दूसरा स्कूल्स का देखें, वैसे ही बहुत कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी, कोविड की वजह से भी हमने बहुत नुकसान उठाया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नहीं था। स्कूल्स की डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि उनको स्टेबल किया। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज